यानंतर मी डॉक्टर एस.पी. सिंग सरांना विनंती करते की सरांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. सर हे डाळिंब बाग व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. सर प्लीज आप अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच मैडम. सभी जो हमारे आज के सेमिनार में जुड़े हुए महाराष्ट्र सरकार से जो अधिकारीगण हैं और अपने किसान भाई, आप सभी का स्वागत है. मेरे साथ मेरी दो कलीग डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा और डॉक्टर मल्लिकार्जुन भी जुड़े हुए हैं. मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी आपको. यस सर, यस. तो जैसा मुझे ऑर्चर्ड होमगेट ऑर्चर्ड एस्टैब्लिशमेंट कैसे हम क्वालिटी प्रोड्यूस लें, किस तरीके से हम हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस करें ताकि हमें क्वालिटी प्रोड्यूस मिले, ये मैं जो मुझे असाइन टॉपिक है उससे मैं समझ पाया. तो ये सब तो जनरल इंट्रोडक्शन है. आप देख ही रहे हैं कितना ग्रोथ अनार में हुआ है. अगर पिछले 10 साल में हम बात करें, चाहे आप एरिया की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी में भी हम लोगों ने मोर देन 60-70% ओवर द पीरियड ऑफ जो 10 साल का पीरियड है उसमें ग्रोथ रेट हमने दर्ज किया है, जो एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट होगा. और जो आप सभी जानते हैं प्रोडक्शन लगभग 400 गुना हमारा बढ़ा है. जहां 7 लाख टन था लगभग 8-9 में, वो आज बढ़ के हमारा 30 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है. ये मैं पूरे भारत का सिनेरियो आप लोग को बता रहा हूँ. और ये कुछ मुख्य मुख्य जगह है और सबके प्रयास से, किसान भाइयों के प्रयास से, एनआरसीपी और स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से, सभी के प्रयास से अनार, सोलापुर के अनार को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस भी प्राप्त है, जो निश्चय ही एक्सपोर्ट में हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है. अगर हम एक्सपोर्ट में और हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे ऐसे एक्सपोर्ट को, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक हमारे पास प्लस पॉइंट रहेगा. अब आप देख सकते हैं कि ये मोटा मोटी जो है आपका जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस, जो तनाव हम बोलते हैं, चाहे वो आपका जैविक तनाव हो, जैसे बीमारियां हो गई, कीड़े हो गए, और या फिर आपका अजैविक तनाव हो, जैसे आपका अनसीजनल रेन, एक्सेसिव रेन जैसे इस बार हुआ. 2 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादा रेनफॉल का पैटर्न चेंज हुआ है. जितना हम लोग रेनफॉल यहाँ रिसीव नहीं करते तो उससे ज्यादा रेनफॉल हुआ है. कई उससे पहले हमने देखा कई साल एकदम सूखा टाइप का पड़ गया. तो ये सभी जो हमारे एबायोटिक फैक्टर है, जो अजैविक तनाव है या अजैविक बल है, वो भी आपके जो आपका इंसेक्ट की बायोलॉजी है या जो भी डिजीज पेस्ट के अकरेंस का जो तरीका है उसको काफी इन्फ्लुएंस करता है. और इसलिए लास्ट ईयर जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, मैडम ने कई रीजन उसके बताए कि कई एक इग्नोरेंस भी था कि हम लोग जा नहीं पाए कि कॉन्टिन्यूस बरसात हो रही थी, उतना ध्यान नहीं दे पाए. तो और भी कई फैक्टर्स हैं एक्सेसिव मॉइस्चर होने से, जो हमारा मर रोग और आपका शॉर्ट होल बोरर का मेजर इशू आ गया है. इस बार शॉर्ट होल बोरर एक मेजर इशू बन के निकला है. इसके बाद हम ये सब तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जिसपे हम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हम मैनेजमेंट करके, क्योंकि अनसर्टेन चीज एग्रीकल्चर में हमेशा थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है, बट कैसे इसको मिनिमाइज करना है ये बहुत जरूरी है. मैं इवन एक और इसमें फैक्टर है जो हमारे यील्ड क्वालिटी जो अनार की है उसको निश्चित करता है, या उसका एक महत्वपूर्ण घटक है. मैं देखा हूँ बहुत जगहों पे देखा देखी लोग भी अनार का ऑर्चर्ड लगा लिए हैं. अब विदर्भा साइड भी कुछ लोग लगा लिए हैं जहाँ भारी मिट्टी है. हम लोग गुजरात में कुछ जगहों पे गए थे, राजकोट गोंडल साइड. अनार में अनप्लान्ड ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट विदाउट नोइंग जो आपका कैसा जलवायु होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इसको जाने बिना लगा लेना भी ये बहुत अच्छा नहीं है. उसमें मैनेजमेंट में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, और जितना हम क्वालिटी इससे चाहते हैं वो क्वालिटी नहीं मिलता, उतना फायदा हमें नहीं मिलता है. इसके साथ साथ जो मतलब जिनको शुरू में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड नहीं लगाना चाहिए. पहले जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अनार के बारे में, क्या इसकी जलवायु होनी चाहिए, कैसे मिट्टी होनी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, अगर लगाना है तो हमको कैसे सॉइल ट्रीटमेंट करना है, कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल लाना है, मैं ये सब मुख्य मुख्य विषयों को अभी आगे टच करूंगा. तो ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है. केवल किसी ने लगाया है उसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो हम भी लगा लेंगे, इस तरीके से जो फैलाव हुआ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है आपका बीमारी और सारी चीज को इंटेंसिफाई करने का.
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका, मैं केवल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका क्षेत्र की सारी जलवायु, मिट्टी की जो स्थितियां हैं, वो सब अगर अनार के लिए फेवरेबल है, उसको फेवर करती है, तभी आप जाएं। और लगाने से पहले बहुत जरूरी, क्योंकि लगाने के समय कुछ गलती हो गई या उस समय आपने जो मिस्टेक कमिट कर दी, जैसे आपने सॉइल ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने प्लांटिंग मटेरियल कहीं अनसर्टिफाइड सोर्स से ले लिया, किसी के बताने पे सस्ता प्लांटिंग मटेरियल मिल रहा है, तो ये सब चीज बाद में आप इसको सुधारने में बहुत दिक्कत होगा और आपका आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा और इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो लगाने से पहले की सारी जानकारी अनार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अदर किसी भी फल फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगाने के दो साल बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या गलतियां हुई। शुरू में उतना पता नहीं चलता है, जब फ्रूटिंग स्टेज में आता है तब प्लांट का असली टेस्ट होता है, तब आपके प्रैक्टिसेस जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस की उसका असली टेस्ट होता है और तब तक आपका काफी इन्वेस्टमेंट हो चुका रहता है। इसीलिए किसान भाइयों, बहुत जरूरी है कि लगाने से पहले हम जितनी जानकारी अर्जित कर सकते हैं, कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल लेना है, कैसी मिट्टी ज्यादा अच्छी रहेगी, कैसे ड्रिप सिस्टम लगाना है, कैसे आपका सॉइल ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले उस खेत में क्या लगा हुआ था, क्या बीमारियां उस खेत में ज्यादा थी, वो ऐसा तो नहीं हमारे अनार को ही प्रभावित करेंगी अगर लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अनार, अंगूर, ये सब जो फसलें हैं, फल फसलें हैं, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में होता है और इसीलिए लगाने से पहले आपको सारी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, ताकि जो भी आपका इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाद में आए वो कम से कम हो। इसीलिए सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण घटक है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, जिसको मैं देखता हूं कि बहुत जगहों पे इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर आप पेरिनियल फूड क्रॉप की बात करें तो प्लांटिंग मटेरियल आप पूरे विश्व में, मैं कई जगहों पे कई लोगों से बात भी करता हूँ, गया भी हूँ मैं खुद पर्सनली भी, तो मैं देखा हूँ कि प्लांटिंग मटेरियल पे बहुत जोर रहता है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, सर्टिफाइड सोर्स से होना चाहिए, सर्टिफाइड नर्सरी से होना चाहिए। ये विभिन्न तरीके हैं, चाहे आप बूटी वाला एयर लेयर पौधा यूज करें, हार्डवुड कटिंग हम लोगों ने सैनिटेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया, उसको यूज करें, या टिश्यू कल्चर जो भी है। अब मैं बूटी और टिश्यू कल्चर में क्या क्या तकनीकी डिफरेंसेस हैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है और कभी और आगे मौका मिला तो मैं इस पे भी एक प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज टिश्यू कल्चर और प्लांट प्रोपगेशन ही है। बट आप किसी भी तरीके से, बूटी एयर लेयर वाला यहाँ बहुत अच्छा प्लांटिंग मटेरियल बनता है, बिकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफाइड सोर्स से हो, उस नर्सरी से। अगर कुछ लोगों ने पौधा लिया है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, तो बात करके देखें, आप खुद उसके मदर प्लांट को देखने की कोशिश करें। तो ये सब चीज और आप कुछ पौधे वहीं पर उसके सामने जहां से आप परचेस कर रहे हैं वहां निकाल के देखें, निमेटोड का संक्रमण तो नहीं है, पौधे स्वास्थ्य, क्योंकि निमेटोड अगर 3-4 महीना पुराना पौधा है तो हल्का हल्का निमेटोड का गांठ बनने, अगर मिट्टी सोलराइज नहीं हुआ है, जो प्लॉटिंग मिक्सचर है या जो प्लांटिंग मिक्सचर जिसमें नर्सरी बैग में वो पौधा लगाया है, तो ये सब चीजें उसमें निमेटोड है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना। अगर आप औसत औसत ग्रोथ की बात करें अनार में, तो मैं जो 10 साल का डेटा मैं पूरे भारत का निकाल पाया, आप मान के चलिए लगभग 19 से 20 हजार हेक्टेयर हमारा सालाना अनार का ग्रोथ हुआ है एरिया के टर्म्स में। केवल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत की अगर हम बात करें। और इसको लगाने के लिए लगभग लगभग आप मान के चलिए कि हमें लगभग ऑलमोस्ट जो है 150 मिलियन, मतलब आपको लगभग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास प्लांट चाहिए। इसको आपको मीट आउट करना है इतने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को, तो सर्टेनली हम लोग को इसमें कई नर्सरीज ऐसे आ गई हैं या कई अनसर्टिफाइड सोर्स के जरिए भी आपका प्लांटिंग मटेरियल बिकने लगा है। तो बहुत जरूरी है हमको ये ध्यान देना कि जो हम प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं वो सर्टिफाइड सोर्स से हो, उसके आप मदर ब्लॉक को जरूर देखें, आप जो नर्सरी बैग है वहां से पौधा निकाल के देखें उसमें निमेटोड का संक्रमण तो नहीं है। तो जो ये पौधे का जो पूरा मालूमात है, जो जानकारी है, वो आपको बहुत ही सजगता से करना है, अदरवाइज वहां पे कोई मिस्टेक हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल बाइट संक्रमित पौधा आ जाता है, शुरू में दिखता नहीं है, लगाने के बाद जब बरसात आती है अगली बरसात तो उसमें संक्रमण पूरा दिखता है, या मर रोग से संबंधित वो उसमें नर्सरी बैग के जरिए आ जाता है, जो प्लांटिंग मिक्सचर है, पॉटिंग मिक्सचर है, और बाद में वो सब चीजें आपको ज्यादा दिक्कत करती हैं। अभी हम लोग कुछ कुछ नई तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। मुझे अभी इसमें
रिसर्च का कार्य चल रहा है, ग्राफ्टिंग, हम रूट स्टॉक स्क्रीनिंग का भी काम कर रहे हैं। बट इसमें अभी आने में हम लोग कुछ अभी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, बट हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसे रूट स्टॉक आए जो मृदा संबंधित जो बीमारियां हैं उसको टैकल करने में इफेक्टिव रहे। उसका स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, ग्राफ्टिंग, बडिंग, इन सब पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं। मैं उस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छे रूट स्टॉक्स को स्क्रीन करके और उसको हम लोग ग्राफ्टिंग के जरिए इवेल्युएशन में भी कुछ अभी गए हुए हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल उसका चल रहा है एक्लिप के अंदर। तो आने वाले समय में हो सकता है हमें कुछ बढ़िया तकनीक मिले जो आपका जो मृदा संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प दें। मतलब ये है कि हमारा इस पूरे स्लाइड का जो सार बोलेंगे तो ये है कि हमारा औसत जो है अनार जो है लगभग 19 से 20 हजार हेक्टेयर सालाना पूरे भारत में विकास बढ़ रहा है। और उतने क्षेत्रफल, बढ़ते हुए क्षेत्रफल को लगाने के लिए लगभग हमको काफी काफी प्लांटिंग 144 लाख प्लांटिंग मटेरियल चाहिए। आपका लगभग 1.5 करोड़ प्लांटिंग मटेरियल हमारी सालाना रिक्वायरमेंट है। और इसको अगर हम लोग को मीट आउट करना है तो अच्छे अच्छे जो भी प्रोपगेशन मेथड हैं उसको पुल करना पड़ेगा। किसान भाइयों को पूरा सजग रहना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे स्रोत से ही, वो सर्टिफाइड स्रोत से ही, जो सर्टिफाइड नर्सरी है वहीं से प्लांटिंग मटेरियल लें। और लेने से पहले जरूर पौधे को, उसके मदर प्लांट को अगर उनको चेक करने का मौका मिलता है तो जरूर चेक करें। अब दूसरा एक हो गया हमारा प्लांटिंग मटेरियल, दूसरा हो गया कि लगाने से पहले हमें जो गड्ढा खोदना है, और हम लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं आज की डेट में कि सबको रेस्ड बेड प्लांटिंग ही करना चाहिए। ये देखिए इस टाइप का बेड बना के ही उस पर प्लांटिंग करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा दो सालों से बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, इससे क्या हो रहा है, जड़ के पास राइजोस्फीयर में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो जितना अनार को चाहिए उससे ज्यादा मॉइस्चर बन रहा है कुछ कुछ महीनों के लिए। और उसके कारण ही जो आपका मर रोग की प्रॉब्लम्स हैं या अदर जो सॉयल बॉर्न इश्यूज हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम रेस्ड बेड, मतलब लगभग 5 से 6 फीट चौड़ा और लगभग 1.5 फीट ऊंचा बेड बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो रूट जोन है वो बेड के ऊपर ही या बेड के जो ऊंचाई है उस पर ही पूरा सीमित रहेगा और वो वेल एरेटेड रहेगा। तो रूट जोन में कभी भी बहुत एक्सेस मॉइस्चर नहीं होगा। अगर ज्यादा बरसात होती भी है तो जो डेड फरोज हैं, जो नाली बना हुआ है, उससे वो एक्सेस पानी मोस्टली निकल जाएगा। रेस्ड बेड के साथ साथ अगर आप उसमें मल्चिंग भी करते हैं तो काफी हद तक आपके रूट जोन की जो मॉइस्चर लेवल है, जो आइडियल मॉइस्चर कंडीशन है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कुछ फार्मर्स, मैंने लास्ट ईयर ऑर्चर्ड विजिट किए थे एमजी और SCSP स्कीम में, यहाँ आसपास माहौल में भी किया था। जो भी फार्मर रेस्ड बेड करके उस पर मल्चिंग करके लगाए हुए थे उसमें उनका फ्लावरिंग का जो एक्सेसिव रेनफॉल या मर रोग का जो प्रॉब्लम था वो उतना नहीं उनका आया था, क्योंकि पानी जड़ के पास उतना लगा नहीं, पानी आराम से निकल गया, इकट्ठा नहीं हो पाया। और मल्चिंग करने से भी आपका मतलब बहुत ज्यादा पानी जो बेड के पास या जड़ के पास बरसात में जनरली लग जाता है वो इकट्ठा नहीं हो पाया। और इसी कारण उनका फ्लावरिंग का थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, क्योंकि ये सब जो भी अजैविक बल है, ज्यादा बरसात है, ये सब थोड़ा बहुत इफेक्ट डालते हैं। बट उनको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अन्य किसान भाइयों को हुआ जिन्होंने रेस्ड बेड पे लगाया था, फ्लैट बेड सिस्टम पे लगाया था। तो जब रेस्ड बेड आप बनाते समय हल्का सा हम ट्रेंच खोदते हैं और उस ट्रेंच में आपका गोबर की खाद और नीम के पोल्ट्री मैन्योर एक बढ़िया स्रोत है। ये इसमें डोज पर एकड़ का लिखा हुआ है, हम 300 प्लांट पढ़ के चल रहे हैं। क्योंकि अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से किसान भाई कोई भी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन लेने की उसमें ऐसी चाहत में वो बहुत ही हाई डेंसिटी में लगा देते हैं, 6 बाई 6 फीट पे, 8 बाई 10 फीट पे। बहुत ज्यादा क्लोज प्लांटिंग करने से आपको बीमारियों और इन सब की दिक्कतें भी आ सकती हैं। और ये जो प्लांटिंग डेंसिटी है ये कई चीजों पे डिपेंड करती है। भगवा के लिए जैसे हमारा रिकमेंडेशन है 15 फीट बाई 10 फीट, 15 फीट कतार से कतार की दूरी, 10 फीट जो है पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। और इस अगर डेंसिटी में आप लगाते हो लगभग 296 पौधे प्रति एकड़ या 740 पौधे प्रति हेक्टेयर आप लगा सकते हैं। पर बहुत ज्यादा क्लोज प्लांटिंग आप थोड़ा रो टू रो, अगर मतलब छोटा ट्रैक्टर है तो थोड़ा कम किया जा सकता है, बट प्लांट टू प्लांट बहुत ज्यादा कम करने से आपका बीमारियों का दिक्कत हो सकता है। प्लस जहां भी मोस्टली पोमग्रेनेट है वो मतलब सॉयल भी ऑप्टिमल कंडीशन की है, वहाँ उसका फर्टिलिटी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत हाई डेंसिटी करने से आपको
आपका न्यूट्रिशन का इशू आ सकता है, और आपका जो बीमारियां हैं वो भी ज्यादा फैल सकती हैं। बरसात या इस टाइप का, कभी ज्यादा बरसात हुआ इस टाइप से हुआ तो एक बार बीमारी फैलना शुरू करेगी, ज्यादा तेजी से फैल सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो रिकमेंडेड डेंसिटी आपको बताई गई है 15 फीट बाय 10 फीट भगवा के लिए, ये मिट्टी पे निर्भर करेगा, ये कौन सी भगवा लगा रहे हैं। कई लोग और पहले और भी इसमें लगाते थे, गणेश थी पहले, अब सोलापुर लाल भी आ रहा है। भगवा के लिए जो 15 फीट बाय 10 फीट का रिकमेंडेशन है, आप कोशिश करें उसको ही फॉलो करने का। रेस्ड बेड जैसे बताया है उसको बना के ही आप पौधे को लगाएं अपना। और रेस्ड बेड बनाने से पहले जो ट्रेंच खोदते हैं उसमें वेल डिकम्पोज सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, पोल्ट्री मैन्योर, ये सब मिक्स करके आप फिर बेड को रेस्ट करें। रेस्ट बेड मेकर आता है, वो करने के बाद आप इवन ट्रेंच खोदने के बाद आप गर्मी में ट्रेंच खोदे थोड़ा सा, और उसको जो है गर्मी अप्रैल जैसे मैंने बताया 6 वीक तक उसको एक्सपोज भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, काफी हद तक जो पैथोजेंस है, सॉइल पैथोजेंस, उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगी। इवन रेस्ड बेड बनाने के बाद भी आप गीला करके हल्का सा उसको पॉलिथीन से, पतली पॉलिथीन 50 माइक्रोन की जो आती है उससे ढक के रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपका सोलराइजेशन का काम करेगा। और ये जितने माइक्रोब्स हैं, अब जैसा मैंने बताया कि आपको अगर मान लीजिए आप जहाँ पे ऑर्चर्ड लगा रहे हैं पहले से अनार लगा हो, विल्ट का प्रॉब्लम पहले आया हो, या कोई ऐसी क्रॉप लगाया हो जिसमें विल्ट का, फ्यूजेरियम या अदर जो विल्ट कॉजिंग पैथोजेंस हैं उसका पहले से संक्रमण रहा हो, तो बहुत जरूरी है कि लगाने से पहले सोलराइजेशन तो ठीक है, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, बट कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक कोई फंजीसाइड, अभी तो बहुत से उस पे बैन का भी या उनको डिसकंटिन्यू करने की बात चल रही है, पर जैसे प्रोपिकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 2 ml के हिसाब से 25 EC वाला है, उसको आप एक फंजीसाइड वो यूज कर सकते हैं। साथ में एक कोई निमेटिसाइड, मोस्टली जितना भी अनार का क्षेत्र है जहां हम लगा रहे हैं अनार को, सब तरफ निमेटोड का भी एक इशू है, और मैडम ने भी काफी कुछ बताया होगा, और अभी डॉक्टर मल्लिकार्जुन भी इसमें काफी बताएंगे, पर मैं मोटा मोटी बता दूं, ये कोई निमेटिसाइड चाहे आप फ्लूएंसल्फोन 2% लें जो निमिट्स के नाम से आता है, चाहे फ्री फार्म 34% SC भी ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक निमेटिसाइड है। और साथ में एक कोई इंसेक्टिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड जो ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पहले कोई ऐसा क्रॉप लगा हो या अनार ही लगा हो जिसमें मर रोग का प्रॉब्लम आया हो, कोई ऐसा क्रॉप लगा हो जिससे मर रोग का प्रॉब्लम आता हो, तो ये ट्रीटमेंट करके ही आपको सॉइल सोलराइजेशन करके ही आपको पौधा लगाना चाहिए, रेस्ड बेड पे लगाना चाहिए। और आपको अगर मल्चिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक मल्च, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोटा वाला वीड मैट टाइप का भी आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं शुरू में, क्योंकि जो प्लास्टिक मल्च है अगर 50 माइक्रोन के आसपास का ज्यादा देर चलता नहीं, कुत्ते उत्ते भी फाड़ देते हैं उसको, तो आप चाहे तो ज्यादा माइक्रोन का जो मल्च है उसको यूज कर सकते हैं अनार में, क्योंकि उसको काफी समय तक रखना होता है। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, और ये देखिए कुछ माइक्रोब्स हमने बताए हैं, अगर आप फंजीसाइड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए ये माइक्रोब पौधा लगाने के 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद डालें। अदरवाइज अगर ये माइक्रोब डालते ही आप ट्रीटमेंट का भी कुछ डाल रहे हैं, फंजीसाइड टाइप का जो भी है वो मिट्टी में डाल रहे हैं, तो ये माइक्रोब्स की पॉपुलेशन भी काफी कम हो जाएगी। और इसको प्री मल्टीप्लाई, सड़ी गोबर की खाद पे आपको इसको प्री मल्टीप्लाई करना है छांव में, और मल्टीप्लाई 15 दिन तक इसको मिलाते रहना है। और जब ये इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तब ये आपको जहां पौधा लगा रहे हैं वहां पे उसको आपको डालना है। और ये जो है जो भी केमिकल ट्रीटमेंट किए उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही इसको डालिए, नहीं तो इसकी पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो सकती है। तो मैंने अभी मोटा मोटी 3-4 चीज बताया। पहला ये बताया कि आपको पौध सामग्री जो है सर्टिफाइड सोर्स से ही आपको पौध सामग्री लेनी है। और अगर आप देख सकते हैं कुछ पौधे निकाल के उसमें निमेटोड या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मदर ब्लॉक को चाहे जहां से नर्सरी बना है आप उससे मदर ब्लॉक को देखने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं, या आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पौधे दिए हैं, कुछ 1-2 लोगों से आप बात कर सकते हैं। सर्टिफाइड सोर्स से ही पौधा लें। रेस्ड बेड प्लांटिंग ही आज नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि बरसात चेंज हो रही है, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, और ज्यादा बरसात होने में अगर रेस्ड बेड पे आपने किया और मल्चिंग किया हुआ है तो रूट जोन में जो मॉइस्चर है राइजोस्फीयर में वो थोड़ा ऑप्टिमम मेंटेन रहता है। अदरवाइज एक्सेस मॉइस्चर से आपका फ्लावर ड्रॉप, विल्ट और भी बहुत सी बीमारियों का इशू आता है। तो रेस्ड बेड प्लांटिंग ही करना है। और लगाने से पहले आपको सॉइल ट्रीटमेंट, अगर वहां पे पहले अनार लगा हो या अदर क्रॉप लगी हो जिसमें आपका मर रोग संबंधित, निमेटोड संबंधित काफी संक्रमण का शिकायत रहा हो, तो आप जरूर उसको सॉइल ट्रीटमेंट करके ही लगाएं। सोलराइजेशन करना बहुत जरूरी है, और साथ में सॉइल ट्रीटमेंट में आप एक फंजीसाइड, एक बढ़िया निमेटिसाइड
और एक जो है इंसेक्टिसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रेंचिंग के लिए यूज होता हो, उसको यूज करके आप उसके बाद ही आप अपना पौधा लगाएं। और पौधे की डेंसिटी जो मैंने बताया, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी लगाने से हम लोग सोचते हैं बहुत हमारा यील्ड बढ़ जाएगा, पर बाद में दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, ऑर्चर्ड का लाइफ कम हो जाता है। और अगर एक बार बीमारी फैलना शुरू ज्यादा तेजी से फैलती है, तो जो ऑप्टिमम प्लांटिंग डेंसिटी बताया गया है, आप उसको लेकर भी आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा यील्ड पैदा कर सकते हैं। इस टाइप का देखिए रेस्ट बेड कैसे बनाना है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ है। सॉइल बेड को भी सोलराइज कर सकते हैं, गीला करके बेड बनाने के बाद उसको गीला करके आपको 50 माइक्रोन के आसपास की पॉलिथीन फिल्म से ढक सकते हैं। ये गर्मी के महीनों में आपको करना है। और जब बेड के लिए हल्का सा ट्रेंच जो शुरू में खोदते हैं FIM वो सब मिक्स करने के लिए, तो बेड बना के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल सोलराइजेशन के पहले भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अगर आपके यहाँ बिल्ट का पहले से इन्फेक्शन आपके उस प्लॉट में रिपोर्टेड है, या कोई ऐसी क्रॉप अनार के अलावा भी कोई ऐसी क्रॉप लगी हो जिसमें विल्ट के पैथोजन मतलब जैसे आपका अरहर हो गया, इसमें विल्ट फ्यूजेरियम विल्ट बहुत आता है, तो दो इसमें स्ट्रेटोसिस्टिस है। बट अब ये देखा गया है कि बहुत से अदर फंगस भी इन्वॉल्व रहते हैं प्रोबेबिलिटी विल्ट करने के लिए। दो मेजर जो है स्ट्रेटोसिस्टिस भी आता ही है। पर कहने का मतलब ये है कि आपको जो सॉयल है ऑर्चर्ड लगाने से पहले जो भी ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट जो है वो जरूर करने चाहिए। और उसको करने से निश्चय ही जो आपका जो पैथोजन का लोड रहेगा, जो मर आने की फ्रीक्वेंसी, मैं ये नहीं बोलता ये सब करने से आपका मर एकदम नहीं आएगा, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। जो सीवियरिटी है, जो इंसिडेंस है, जो इंसिडेंस सीवियरिटी हम लोग बोलते हैं, उसका थोड़ा सा आपका जरूर इफेक्ट मिलेगा, वो कम होगा। देखिए रेज बेड ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें रिपीट किया हुआ है कैसे बनाना है। अब क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग सिंगल स्टेम पे भी काम कर रहे हैं, अब जैसे डेंसिटी पे भी काम कर रहे हैं कुछ वैज्ञानिक, तो सिंगल स्टेम में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसमें एक अलग से अगर आधे घंटे का हो तो हम लोग बता सकते हैं। बट आप जैसे यहाँ पे मल्टी स्टेम 3 to 4 स्टेम, मैक्सिमम 5 स्टेम रखना है, तो वैसे ही आपको जाना है। मल्टी स्टेम ट्रेनिंग जो है आपका किस समय आप पौधा लगा रहे हैं, क्या ग्रोथ है, उस पर जनरली पर 4 से 5 महीने में पिंचिंग और उसका जो 3 से 4 वेल जो एंगल मेन शूट है उसको छोड़ के आपको नीचे से सारे शूट निकाल देने चाहिए। और आपके पौधे का जो इसमें सारे डिटेल्स में लिखा हुआ है, आपके पौधे का जो शेप है, ये लगभग 1.5 साल का पौधा है, आप देख सकते हैं। इसका शेप ऐसे दिखना चाहिए कि नीचे से आपके जो मेन शूट है वो लगभग 1 फीट तक उससे कोई भी साइड शूट न रहे। ये मेन आपके शूट मेन ब्रांच वो रहेंगे स्टेम। और इसके ऊपर आपके जो सेकेंडरीज आएंगे वो हर उस पे 3 से 4 आने चाहिए। और जो उसके ऊपर आपके जो टर्शरी शूट्स आएंगे वो बेसिकली बीयरिंग एरिया फॉर्म करते हैं। तो आपको हर 5 से 6 महीने, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पौधा सेलेक्ट किया, आप लेयरिंग वाला लगाए हैं, किस सीजन में लगाए हैं, आप टिश्यू वाला लगाए हैं, उसका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होता है, उसमें 4 महीने पे ही आपको पिंचिंग और नीचे सकर निकालते रहना पड़ेगा। तो शुरू में आपको 3 से 4 शूट सेलेक्ट मेन स्टेम सेलेक्ट करने हैं जो एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में रहो, एकदम स्ट्रेट ना हो। अगर ये एकदम स्ट्रेट रहेगा तो बाद में ये बहुत डेंस हो जाएगा, और अगर एक बहुत ज्यादा एंगल पे रहेगा तो उसमें लोड जैसे ही आएगा वो टूट सकता है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए और चारों डायरेक्शन में होने चाहिए जो आपके मेन शूट है। और हर मेन स्टेम से आप 3 से 4 सेकेंडरीज दे सकते हैं, और जो सेकेंडरीज के ऊपर जो टर्शरीज आते हैं वही आपका मेन जो है बीरिंग एरिया फॉर्म करेंगे। तो जब 5-6 साल का ऑर्चर्ड हो जाएगा तो प्लांट हो जाएगा, तो आपको ये लुक आना चाहिए, आपका अम्ब्रेला शेप लुक इसमें दिखना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम लगाने के समय क्या क्या हमको ध्यान देना चाहिए, प्लांटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपको ऑर्चर्ड का प्री ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, कैसे लगाना चाहिए, रेस्ड बेड है, किस समय लगाना चाहिए। मोस्टली अंडर सोलापुर कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर मानसून लगाते हैं, क्योंकि बहुत नया पौधा लगाया, बहुत ज्यादा बरसात भी हुआ और पानी जरा सा भी इकट्ठा हो गया तो प्लांट में थोड़ा गलन या जिसको बोलते हैं रॉटिंग टाइप होने लगता है। तो अगर बहुत बरसात हो, अगर जैसे कुछ 2-3 सालों से यहाँ ज्यादा बरसात हुई है, और क्योंकि आप अगर देर करेंगे, बरसात के बाद का वेट करेंगे, तो वहां जाड़ा भी बहुत ठंडा पड़ता है। तो कोशिश ये करना है कि जब आप प्लांट लगाएं तो आपका सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो, बहुत हार्श
क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो, मतलब बहुत हाई या लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेसिकेटिंग विंड नहीं होनी चाहिए, गर्म लू टाइप का नहीं चलना चाहिए, और आपका जो है सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑप्टिमम रहे। वो ऐसा कोई भी समय हो तो आप उस समय लगा सकते हैं। सोलापुर कंडीशन में जैसे हम लोग बोलते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, ये सब, ये यहाँ बहुत ठंडा तो पड़ता नहीं है, तो ये सब सीजन में लगा सकते हैं। सोलापुर में तो ऑलमोस्ट एकदम गर्मी का एक्सट्रीम समय छोड़ के हर समय प्लांटिंग होता रहता है। बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ये डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइमेट कैसा है, किस एरिया में लगाना चाह रहे हैं, ये सब चीजें फैक्टर, इसका कोई ऐसा थंब रूल बता नहीं सकता। जैसे बरसात जहाँ बहुत लो हो रही है, जहाँ सॉइल सैंडी है, वहां बरसात नमी को मेंटेन आप बरसात में ही ज्यादा कर सकते हैं, तो उस समय बरसात के समय, जैसे राजस्थान साइड में बरसात के समय ही लगाना उचित रहेगा। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मोटा मोटी जो बता रहे हैं कि स्ट्रेस आपने कैसा दिया। तो अब स्ट्रेस, आप बोलते हैं जैसे अब बरसात पड़ी, स्ट्रेस नहीं मिला, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। बट थोड़ा बहुत आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से आप कुछ हद तक ये मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला, अगर आप रेस्ड बेड करते हैं और अगर मल्चिंग भी करते हैं, तो रेस्ड बेड करने से क्या है कि आपका रूट जोन एरिटेड रहता है, स्ट्रेस जल्दी अचीव कर सकते हैं। और अगर मल्चिंग भी करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होगा बेड के उसमें भी बेड ऐसे बनाना है कि वो थोड़ा स्लोप रहे आपका, वहां पे कभी रूट जोन के पास एक्सेस वाटर ना हो। तो आप ये सब प्रोसेस करके आप थोड़ा स्ट्रेस जो है जल्दी अचीव कर सकते हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वालिटी और यील्ड के लिए बोला गया है, स्ट्रेस, नेचुरल स्ट्रेस प्रॉपर पड़ना चाहिए। दो हम इथेनॉल मार के पत्ती गिरा देते हैं, बट जो नेचुरल स्ट्रेस पौधे की फिजियोलॉजी के लिए जरूरी है, वो स्ट्रेस बहुत जरूरी है। वो CN रेशियो और ये सब फैक्टर्स को हम लोग अभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, फ्लोरिंग पे, उस पर काफी इन्फ्लुएंस करता है। तो नेचुरल स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रूनिंग बहुत जरूरी है। प्रूनिंग जैसे पहले अनार में एक ही बार प्रूनिंग होता था जब हम फ्लॉर पकड़ते थे, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, मतलब 8-9 साल पहले, 10 साल पहले। बट अभी हम लोगों ने 2 प्रूनिंग 1 क्रॉपिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइज किया कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आपको गहरी छटाई करनी है। जो भी आपका लगभग 60 सेंटीमीटर अंदर तक डीप प्रूनिंग करना है, जो भी क्रिस क्रॉस ब्रांचेस को हटाना है, जो ब्रांच हैवी बेरिंग के कारण हल्का सा ब्रेक हो गए या काफी झुक गए हैं, उसको थोड़ा ट्रिमिंग करना है, स्कर्टिंग करना है। ये सब आपको हैवी प्रूनिंग, डीप प्रूनिंग जो है इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग करना है। और ये करते करते ही आपको उसमें एक बेसल डोज जरूर डालना है, क्योंकि पौधा क्या है, यील्ड हार्वेस्टिंग के बाद पौधे को काफी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, और पौधा बहुत डेंस हो जाता है, बहुत से आपके काड़ियां अंदर काफी घनी हो जाती हैं। तो वो सब आपको छटाई करनी है, साथ में डीप प्रूनिंग करना है, टूटी हुई ब्रांचेस हटाना है, और बेसल डोज जरूर डालना है। तो हार्वेस्ट के इस पीरियड को जो कई लोग स्टोरेज पीरियड ही बोलते हैं, कई लोग रेस्ट पीरियड ही बोलते हैं। रेस्ट के बाद फिर स्ट्रेस पीरियड आएगा हमारा, जो पानी रुकते हैं। तो ये रेस्ट पीरियड में आपको डीप प्रूनिंग, आपका फर्टिलाइजर, और जो भी आपका इस समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों सोर्स देना है। आपका ऑर्गेनिक स्रोत, हम इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सोर्स से आप अगर 50% तक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अगर ऑर्गेनिक सोर्स से 50% तक, तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा भी करें तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक सोर्स हमेशा बेटर सोर्स होता है, बट उसको मिनरलाइज होने में और पौधे के पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इस समय काफी समय है आपके पास। तो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप डीप प्रूनिंग करना है, एक बेसल डोज का एप्लीकेशन करना है, और इसमें लाइट इरिगेशन रखना है। ये आपका 2 महीने का ये पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको पानी रोकना है। अब डिपेंड करता है कौन सा बाहर पकड़ रहे हैं, कैसी मिट्टी है, कितना बड़ा पौधा है, तो वो इस स्ट्रेस का पीरियड पर, जैसे सोलापुर कंडीशन में पकड़ ले 5 साल का पौधा और हम ब्रिक बाहर पकड़ना चाह रहे हैं, तो मार्च तक आपका पानी चलता रहेगा, या 15 मार्च तक आपका जो अगर आप दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट कर रहे हैं, जनवरी अगर चला जा रहा है बिग बार हार्वेस्ट करने में, तो उस समय जनवरी में ही आपको हैवी प्रूनिंग करना है, फर्टिलाइज बेसल डोज अप्लाई करना है। जो हमारा रिकमेंडेशन है, शेड्यूल पूरा हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है। बेसल डोज NPK का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो भी है, आपका ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, पोल्ट्री मैन्योर, नीम के सब अप्लाई करके आपको इरिगेट करना है लाइटली 2 महीने तक, और फिर मार्च 15 के आसपास आप इसको स्ट्रेस पे डाल सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो 1 से 1.5 महीने का स्ट्रेस काफी है, काफी हद तक पत्तियां डिफोल्ट हो जाती हैं, और फिर रिमेनिंग उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ी बहुत पत्ती बची है, नेचुरल डिफोल्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगर कुछ परसेंट बचा हुआ है, तो उस केस में हम लोग फिर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लो डोज ऑफ इथेनॉल ही यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा डोज इथेनॉल का यूज करने से मेल फ्लावर ज्यादा आने लगता है, द फ्लावरिंग आ जाती है, पत्ती गिरती जाती है, पर जो इतना फ्रूट सेट होना चाहिए, जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए, वो जरूर दिक्कत होती है। तो नेचुरल स्ट्रेस को इथेनॉल का स्प्रे जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो केवल सप्लीमेंट कर सकता है। तो और फिर हम लोगों ने कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स पे काम किया। न्यूट्रिएंट में फास्फोरस जो है साइज
और यील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मेंशन है न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट से, ये आप किसान भाइयों को फॉलो करनी चाहिए। प्रूनिंग का जैसे बताया कि आपको हेवी प्रूनिंग कब करनी है, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद। हेवी प्रूनिंग के बाद आपका वेजिटेटिव ग्रोथ आएगा, तो बेसल ग्रोथ न्यूट्रिएंट का जाना चाहिए, और आपका इसमें लाइट इरिगेशन होना चाहिए। और आपका सर आवाज फ्लावरिंग आ रही जब है मेरी? मैडम। सर हमें अभी ना 10 मिनट से रह गए और थोड़ा सा हाँ, फिनिश। मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। ठीक है सर, ओके। हाँ, मैं 10 मिनट से पहले ही खत्म करूंगा। ठीक। और जो आपका फ्लावरिंग के तुरंत बाद आपको फ्लावरिंग जब आपको पकड़नी है स्ट्रेस पीरियड के तुरंत बाद, ये इथेनॉल का स्प्रे करके, जो अगर पत्ती कुछ बची हुई, अगर नेचुरल स्ट्रेस पूरा प्रॉपर मिल गया तो इथेनॉल में नहीं भी स्प्रे करेंगे तो भी चलेगा। अगर पूरा नहीं पत्ती गिरा है तो इन दैट केस आप डोज डिसाइड कर सकते हैं, 0.5 to 1.5 ml के आसपास का डोज, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रेस पड़ा है। साथ में 5 ग्राम उसमें 052 वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर 34 0 5 ग्राम पर लीटर के आसपास मिक्स करके हम स्प्रे करते हैं। और उसके बाद हम लोग लाइट ट्यूनिंग करते हैं। लाइट ट्यूनिंग हमेशा तब करते हैं जब आपको फ्लॉरिंग चाहिए, तो आप उसमें जो है एकदम ऊपर से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर निकालते हैं। कांटे को पूरा नहीं काटना है, हल्का हल्का टिप रिमूव करना है। और थोड़ा जहाँ पे बहुत डेंस हो गया है टर्शरीज या शूट्स, वहां पे हल्का सा थिनिंग आउट करना है। तो प्रूनिंग जो है हेडिंग बैक एंड थिनिंग और दो तरीके से करते हैं। तो ये जो रहेगा, फ्लावरिंग जब पकड़ना है तो उस समय आपको हाई प्रूनिंग कभी नहीं करना है, उस समय लाइट प्रूनिंग करना है। तो इसलिए दो प्रूनिंग बहुत जरूरी है आपको क्वालिटी प्रोड्यूस को करने के लिए और ट्री कैनोपी को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। ये दिया हुआ है कि हाई प्रूनिंग के बाद प्लांट कैसा, देखिए काफी ओपन कैनोपी है, ये डीप प्रूनिंग करते हैं। और जब फ्लावरिंग पकड़ना है तो वी गो फॉर लाइट प्रूनिंग ओनली। बाहर का पता ही है, तो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ जगहों पे मृग बाहर ही ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि उस समय नेचुरल स्ट्रेस मिल जाता है और बरसात के समय में पानी भी सफिशिएंट रहता है। ये सारा आपका वाटर स्कैर्स रीजन है। पर पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि सीजन में काफी बरसात हो रही है, लोग स्विच कर रहे हैं, मृग बहार फेल हो रहा है, और वो लेट हस्त या अर्ली अम्बे बहार पकड़ रहे हैं, और प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं। तो जो शुरू में मैंने मैनेजमेंट का बोला कि किस समय बेसल डोज देना है, थोड़ा अगर जैसे जैसे मैंने बताया अभी कि जब बरसात ज्यादा हुआ तो भी अगर हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑर्चर्ड को, अगर टाइमली। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर ग्रोअर के लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत से रिकमेंडेशन है। बेंजोएट जो ही मल्लिकार्जुन साहब सारा बताएंगे क्या क्या रिकमेंडेशन है स्टेम टेस्टिंग। बट ये है कि अगर बरसात ज्यादा हुई तो उस समय खेत में जा नहीं पाते हैं, निग्लेक्ट कर दिया जाता है ऑर्चर्ड को कुछ समय के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है। और एक बार अगर सीवियर इन्फेस्टेशन शुरू हो गया, देन इन दैट केस मैनेजमेंट बहुत कॉस्टली हो जाता है, और फिर चीजें डिफिकल्ट होने लगती हैं। तो आपके बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम लोग बाहर कर सकते हैं, बट पैटर्न अब मृग बाहर में जल्दी स्ट्रेस पकड़ लेता है। अगर आपको हस्त बाहर करना है, जहां भी लेट रेनफॉल होता है हम जल्दी हस्त बाहर रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि क्या है, अगर लेट रेनफॉल होता है तो हस्त बाहर मतलब स्ट्रेस प्रॉपर नहीं हो पाता है, और स्ट्रेस प्रॉपर न होने पे आपका फ्लॉरिंग का दिक्कत आता ही आता है। तो जहां भी डिलेड रेनफॉल काफी होता है वहां पे हस्त बाहर ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो अर्ली अम्बे या तो फिर मृग बाहर चॉइस कर सकते हैं। अब जैसे कुछ राजस्थान का एरिया है जहाँ बरसात अगस्त 15 के बाद होती ही नहीं है और मिट्टी एकदम लाइट है, तो उसके बाद 15 के बाद अगर वो 1 महीने का भी स्ट्रेस दिए तो डिफोलेशन शुरू हो जाता है। तो इन दैट केस दे कैन गो फॉर हस्त बाहर। दौब सोलापुर में टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, अदरवाइज नॉर्थ इंडियन कंडीशन में हस्त बहार में अगर लेट हो गया थोड़ा सा भी तो टेम्परेचर का भी एक इशू आता है। तो कहने का मतलब ये है जहां भी डिलेड रेनफॉल होता है वहां हस्त बहार मैनेज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेस प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और बरसात के तुरंत बाद जल्दी स्ट्रेस भी नहीं पकड़ता है पौधा। तो उस केस में अर्ली अम्बे एक ऑप्शन है हमारे पास। पर वही है कि उस समय फ्रूट ग्रोथ जो है आपका हाई टेम्परेचर और अदर जो क्लाइमेटिक वगैरह है उनसे भी एक्सपोज होता है, तो उस केस में कलर उतना नहीं पकड़ पाता है। तो हम लोग 0-0-50 0-52-34 सबका स्ट्रेस रिकमेंड करते हैं। हाई टेम्परेचर पे अमीनो एसिड प्लस सीवीड मिक्सचर का भी स्प्रेज हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को मेंटेन करने में, और इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट और साथ में हार्मोन्स भी होते हैं जो फ्रूट ग्रोथ के लिए भी काफी यूजफुल रहते हैं। तो ये हम लोग कुछ कुछ चीजें एडिशनल रिकमेंड करते हैं, ताकि कलर एकदम आप मृग बहार वाला तो नहीं अचीव कर सकते, बट स्टिल थोड़ा कलर इंप्रूव किया जा सकता है ये सब चीजें यूज करके। तो विद दिस, और फिर ब्राउनिंग का भी इश्यू होता है हाई टेम्परेचर के कारण जो है आपका, अगर अम्बे बाहर आप लेते हैं तो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है अप्रैल मई जून में, उस समय थोड़ा सा
कुछ एडिशनल स्प्रेस 0.34 का और 0050 सीवीड एक्सट्रैक्ट प्लस अमीनो एसिड, इन सबका स्प्रे करके कुछ हद तक हम लोग चीजों को मैनेज करते हैं। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो पूरा शेड्यूल हमारा दिया हुआ है, उसको जनरली लोग उतना फॉलो नहीं करते हैं, या जो सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट का वो स्प्रे तो कर देते हैं, बट उसका क्या एब्जॉर्प्शन होता है वो पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हमारा जो शेड्यूल है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जो प्री बियरिंग स्टेज से मंथली इंटरवल पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली जिंक, बोरॉन, इसका जो स्प्रेज रिकमेंड करते हैं उसको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आपको अच्छी सेटिंग और क्वालिटी फ्रूट चाहिए। लेटर ऑन मैग्नीज का भी स्प्रे किया जाता है फ्रूट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ये सारा जो मैंने अभी बताया आपको चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ये रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो फॉलो करना चाहिए, ईयरली बेसिस पे ये दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे बेसिकली तीन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रेस्ट पीरियड जो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद वाला जो मैंने बताया, जो बेसल एप्लीकेशन करना है, फिर इमीडिएटली जब स्ट्रेस ब्रेक करने के बाद हम पहली जो इरिगेशन शुरू करते हैं उससे लेके 60 दिन का स्टेज बहुत जरूरी है। इस समय आप लोग केमिकल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। इस नाइट्रोजन बहुत जरूरी है फ्लोरिंग के लिए, बट जब आप स्ट्रेस ब्रेक कर रहे हैं और इरिगेट कर रहे हैं उस समय ज्यादा इरिगेशन नहीं देना है, और नाइट्रोजन, केमिकल नाइट्रोजन सॉरी से यूरिया उस समय नहीं देना है। तो क्या होगा, वो तुरंत जो है आपका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा करने लगेगा प्लांट, और फ्लोरिंग थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा। पर नाइट्रोजन देना चाहिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो रेस्ट पीरियड के समय, हार्वेस्टिंग के समय, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो बेसल डोज हम डालते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन को मेंटेन करना है, नाइट्रोजन देना है। अगर यूरिया के थ्रू दे रहे हैं तो स्प्लिट डोज में देना है, वो 2 महीने का समय है। उस समय का जो नाइट्रोजन है धीरे धीरे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके, क्योंकि अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बहुत जरूरी है फ्लावरिंग को, ऑप्टिमम फ्लावरिंग के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि फ्लावरिंग के इमीडिएट उस समय आप वो केमिकल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो 3 से 4 महीने पहले रेस्ट पीरियड में जो आपने बेसल डोज में नाइट्रोजन सोर्स दिया है वही आपको यूटिलाइज होगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इरिगेट भी नहीं करना है फ्लोरिंग के समय, अदरवाइज वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होने लगता है और आपका फ्लोरिंग कम होता है। हेलो, बस 2 मिनट। लास्ट ईयर आपकी फ्लावर ड्रॉप की एक्सेसिव रेनफॉल के कारण दिक्कत हुई थी, तो बहुत से लोग इवन पार्शियली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में भी, ताकि आपका जब रेन बहुत ज्यादा बरसात होती है तो कवर कर देते हैं, और बस फ्लावरिंग के समय ये ओपन करके रखते हैं ताकि आपका ऑप्टिमम पॉलिनेशन हो पाए। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने किया हुआ है। इसके बाद रेस्ड बेड और मल्चिंग का ही मैंने देखा, अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो जो एक्सेसिव रेनफॉल का जो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है राइजोस्फीयर में, मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विल्ट आने लगता है, फ्लावर बहुत ड्रॉप होता है, वो थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो ये मतलब मैंने 4-5 ऑर्चर्ड में विजिट करके देखा जिसने भी रेस्ड बेड किया हुआ है अच्छा खासा, और उसको प्लास्टिक मल्च किया हुआ है, तो उसमें फ्लावर ड्रॉप और ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना नॉर्मल ऑर्चर्ड में पड़ा। ये डिफोलेशन कैसे करना है, इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं। अगर प्रॉपर स्ट्रेस नहीं मिला, हस्त बाहर लेना है, स्ट्रेस प्रॉपर नहीं मिला, तो एक साथ ज्यादा डोज इथेनॉल का ना करके आप 2 स्मॉलर डोज में करिए, लाइक 0.5 to 0.75, एंड अनदर एक वीक बाद दोबारा आप स्प्रे कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कितना डिफोलेशन फर्स्ट स्प्रे के बाद हुआ है। इसके बावजूद कि आप एक साथ ज्यादा इथेनॉल ना डाल के आप दो डोज में स्प्लिट कीजिए, कम डोज का, अगर आपका स्ट्रेस प्रॉपर नहीं हुआ है। फिर भी मैं दोबारा बोलूंगा कि नेचुरल स्ट्रेस को इथेनॉल स्प्रे करके आप पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो नेचुरल स्ट्रेस से जो प्लांट के अंदर चेंजेस आते हैं वो बहुत जरूरी है फ्लावरिंग के लिए, और इथेनॉल कंप्लीटली उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, कुछ कुछ हम लोग के ऑब्जर्वेशंस हैं फ्लावरिंग क्यों हमारी जो एक्सेस रेनफॉल है। सिमिलरली मैंने बताया कि फ्लावरिंग के समय आपको बहुत ज्यादा इरिगेट नहीं करना है, एकदम इरिगेशन बंद भी नहीं करना है, बट बहुत ज्यादा इरिगेट भी नहीं करना है जब स्ट्रेस ब्रेक हो रहा है। और जब आप फ्लावरिंग पकड़ रहे हैं, जिससे फ्लावरिंग आना शुरू हो रहा है, उस समय केमिकल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अवॉइड कीजिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो आप रेस्ट पीरियड में जो केमिकल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन देना है वो उस समय दीजिए, हमेशा नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में दीजिए ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उसका लीचिंग लॉसेस कम हो सके। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बेसल डोज रेस्ट पीरियड का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको बेटर फ्लावरिंग करना है। स्ट्रेस प्रॉपर होना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको फ्लावरिंग करना है। रेस्ड बेड करते हैं मल्चिंग करके तो निश्चय ही आपका जो एक्सेसिव रेनफॉल से डैमेज जो होता है वो थोड़ा कम किया जा सकता है, मिनिमाइज होता है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को बहुत ध्यान रखनी है, अगर क्योंकि क्लाइमेट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये सब चीजें होती है, अगर ये सब हम लोग